नमस्कार। एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज में मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। हिस्ट्री में क्लास 8 की बुक हम कवर कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 आज हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक यानी वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। इस चैप्टर में प्रमुख रूप से हम दो उद्योगों के विषय में चर्चा करेंगे। पहला है सूती वस्त्र उद्योग, दूसरा है लौह इस्पात उद्योग। मुख्य रूप से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में अंग्रेजों के आगमन से पहले या भारत में ब्रिटेन की सत्ता स्थापित होने से पहले इन उद्योगों की स्थिति क्या थी और बाद के वर्षों में इनमें किस तरीके से चेंजेस आए, क्या क्या परिवर्तन हुए। चाहे बात सूती वस्त्र उद्योग में काम करने वाले बुनकरों की हो, वीवर्स की हो, या लौह इस्पात उद्योग में काम करने वाले जो लोहा बनाने वाले आयरन स्मेल्टर्स होते उनकी बात हो, या छोटी छोटी फैक्ट्रियों के जो मालिक थे इनकी जीवन शैली किस तरीके से प्रभावित हुई, इनकी आमदनी किस तरीके से प्रभावित हुई, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे। तो चाहे ब्रिटेन के औद्योगिकरण की बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, चाहे भारत पर ब्रिटिश विजय की चर्चा करें या उपनिवेशीकरण के बारे में बात करें, तीनों चीज़ों में आपस में गहरा संबंध है। पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेज लोग जो थे वो क्या करते थे, भारत से भारतीय उत्पादों को कम दामों में खरीद करके ब्रिटेन में उसे ऊंचे दामों पर बेचा करते थे और काफ़ी सारा मुनाफा इन सारी चीज़ों से उन लोगों के द्वारा कमाया जाता था। फिर जैसे जैसे ब्रिटेन में औद्योगिकरण का विस्तार होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होता है, तो अंग्रेज़ों ने ये जो उत्पाद पहले वो भारत से खरीद रहे थे उनको ब्रिटेन में ही बनाने का निर्णय लिया। तो अब वो भारत से कच्चा माल खरीदने लगे और उन उत्पादों को ब्रिटेन की जो औद्योगिक फैक्ट्रियां थी उनमें बनाया जाने लगा और बाद में जब वो माल तैयार हो जाता था उसको भारत के बाज़ारों में ही ऊंचे दामों में बेचा गया। अब स्थिति क्या हुई कि भारत में तो औद्योगिकरण हुआ नहीं था, भारत में तो फैक्ट्रियां खुली नहीं थीं, भारत में तो बड़ी बड़ी मशीनें थी नहीं, तो कहीं ना कहीं हाथ से कपड़ा बनाने वाले जो बुनकर थे, जो वीवर्स थे, वो ब्रिटेन की फैक्ट्रियों से जो कपड़ा निर्मित होकर के आ रहा था उससे कहीं ना कहीं कॉम्पीट नहीं कर पाए और धीरे धीरे उनकी स्थिति जो है वो खराब होती चली गई। एक नज़र डालते हैं भारतीय कपड़े और उसके विश्व बाजार पर। बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले भारत जो था वो कपड़ा उत्पादन में काफ़ी अग्रणी था। दक्षिण पूर्व एशिया में आपका जावा, सुमात्रा, पेनांग, पश्चिमी और मध्य एशिया में इन सारे क्षेत्रों की बात करी जाए तो इन सारे क्षेत्रों में भारतीय कपड़ों का भारी व्यापार था। भारतीय कपड़े की जो क्वालिटी होती थी, भारतीय कपड़े की जो गुणवत्ता होती थी, उसकी दृष्टि से विश्व के विभिन्न भागों में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती थी। काफ़ी सारी तरह की बुनाई यहाँ पर की जाती थी, काफ़ी सारे तरह का कपड़ा यहाँ पर पाया जाता था। तो बुनाई के प्रकार और डिज़ाइन को देखें तो देखिए, पटोला बुनाई यहाँ पे की जाती थी, जामदानी बुनाई की जाती थी, बंडाना बुनाई की जाती थी। इस तरीके के टर्म्स प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं कि पटोला बुनाई जो है कहाँ पे की जाती थी उस टाइम पे, जामदानी बुनाई के लिए कौन कौन से स्थान जो है प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से समझनी है। पटोला बुनाई जो है सूरत, अहमदाबाद और पाटन में की जाती थी। जामदानी बुनाई ये है आपकी ढाका में। ठीक है, पहले ये भारत का ही पार्ट हुआ करता था, बांग्लादेश संयुक्त प्रांत जिसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसमें लखनऊ में जो है प्रमुख रूप से जामदानी बुनाई की जाती थी। बंडाना शब्द जो है, ये बंडाना कहाँ से निकला है? बंडाना का मतलब होता है बांधना। ठीक है, बंडाना का मतलब क्या होता है? बांधना। तो बंडाना बुनाई जो होती थी ये राजस्थान और गुजरात में होती थी और इस बुनाई के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या बनाए जाते थे? स्कार्फ वगैरह बनाए जाते थे, गलेबंद जो होते हैं। ठीक है, सिर और गले को ढकने के लिए जो एक कपड़ा होता है, ठीक है, वो जो है उस पर बंडाना शैली के अंतर्गत जो है कढ़ाई बुनाई की जाती थी। जामदानी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जामदानी क्या होता है? जामदानी एक बारीक मलमल होता है। ठीक है, जामदानी का मतलब क्या होता है? एक बारीक मलमल। कपड़ों के भी विविध प्रकार यहाँ पे पाए जाते थे। ठीक है, जैसे मलमल हो गया, रेशम, सूती कपड़ा, ठीक है, शिंट जो हो गया, कोसा, खस्सा, ये कपड़ों के प्रकार हुआ करते थे। कपड़ों के जो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं इनके पीछे भी एक इतिहास है। देखिए, जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए थे, ठीक है, तो उन्होंने कालीकट के तट पर जो है डेरा डाला था। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, आपको पता है। पुर्तगाली जो थे वो यहाँ से क्या ले गए थे लौटते समय? वो यहाँ से आपका जो भी मसाले थे, काली मिर्च वगैरह, लौंग वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ से ले गए थे और उसके साथ साथ ये जो है सूती कपड़ा भी यहाँ से ले गए थे। क्योंकि इन्होंने ये सूती कपड़ा सबसे पहले कहाँ पे देखा था? कालीकट में देखा था, तो इस वजह से उन्होंने इस कपड़े को नाम दे दिया कैलिको। और आगे के वर्षों में धीरे धीरे ये शब्द इतना प्रचलित हो गया कि सभी प्रकार के सूती कपड़े को जो है कैलिको के नाम से जाना जाने लगा। ऐसे ही मलमल का इतिहास है। यूरोपीय व्यापारियों ने भारत से आया ये जो कपड़ा था
बारीक सूत जो होता है, बहुत ही महीन सूत का कपड़ा, कॉटन जो होता है वो मलमल होता है। तो यूरोपीय व्यापारियों ने भारत से आया हुआ इस प्रकार का कपड़ा सबसे पहले अरब के व्यापारियों के पास में देखा था। कहाँ पर? इराक के शहर मोसूल में। मोसूल इराक का एक शहर है, वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले ये कपड़ा देखा। और मोसूल में क्योंकि इन्होंने ये कपड़ा देखा तो इसी के आधार पर इसको मसलिन का नाम उन्होंने दे दिया, मोसूल मसलिन। ठीक है, तो मसलिन से धीरे धीरे मलमल हो गया, तो यहीं से इसका नाम जो है क्या पड़ा? मसलिन पड़ा, और इस प्रकार के कपड़े को ये नाम दे दिया गया। एक आपका शिंट जो होता था, शिंट का मतलब क्या है? छींट। ठीक है, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि जैसे छींटदार कपड़ा दे दीजिए, आप शर्ट लेकर के आते होंगे या घरों में साड़ियाँ वगैरह जो महिलाएं यूज़ करती हैं, छींट जो उस पर छपाई होती है उसको शिंट के नाम से जाना जाता है। दरअसल शिंट जो है वो इसी का छींट का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है। तो कोसा, खस्सा, ये भी जो है इसी के नाम हैं अलग अलग। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सिंट जो हो गया या कोसा हो गया या खस्सा हो गया या छींट हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है एक ही हैं। इसका मतलब है छापेदार सूती कपड़ा। बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के यानी चमकीले रंग के ब्राइट कलर के छापे बंद यानी प्रिंटेड, ग्लू बंद का मतलब क्या होता है? स्कार्फ होता है। ठीक है, तो प्रिंटेड स्कार्फ के लिए जो है बंडाना शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़े की स्थिति देखते हैं। 18वीं सदी की शुरुआत में भारतीय कपड़े की लोकप्रियता जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। ठीक है, भारतीय कपड़ा विश्व के विभिन्न भागों में जो है यहाँ से निर्यात किया जा रहा था। इंग्लैंड के जो ऊन और रेशम निर्माता थे, वहाँ के जो स्थानीय निर्माता थे, उन्होंने इस भारतीय कपड़े की लोकप्रियता का विरोध किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका धंधा जो है वो चौपट हो रहा था। तो ब्रिटिश सरकार को भी उनके इस विरोध को मानना पड़ा, और 1720 में एक एक्ट जो है सरकार के द्वारा लाया गया, जिसको कैलिको अधिनियम कहा गया। कैलिको अधिनियम क्यों इसको कहा गया? क्योंकि आपको पता है कि भारतीय सूती कपड़ा जो था उससे ब्रिटेन का कपड़ा जो है वो कम्पीट नहीं कर पा रहा था क्वालिटी के मामले में भारतीय कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा होता था। तो जो इंग्लैंड के ऊन और रेशम निर्माता थे, उन्होंने विरोध किया कि भैया ये कपड़ा जो है इंडिया से जो आ रहा है, इसकी वजह से हमारी जो है धंधा बिल्कुल बेकार हो रहा है। तो इस वजह से अंग्रेज़ों ने एक अधिनियम लेकर के आए, एक एक्ट लेकर के आए, जिसको कैलिको एक्ट कहा गया 1720 में। और इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि इंग्लैंड में जो भारतीय छापेदार सूती कपड़ा था, प्रिंटेड कॉटन था, उस कपड़े पर पाबंदी लगा दी गई। सफ़ेद मलमल या भारतीय कोरे कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिज़ाइन छापे जाने लगे। मतलब जिस तरीके के डिज़ाइन भारत में कॉटन पर बनाए जाते थे, जब स्थानीय लोगों ने विरोध किया कि भारत से इस कपड़े के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, तो उसके बाद में उन्होंने एक दूसरा ऑप्शन ये निकाल लिया कि जो कपड़ा होता था, यहाँ से कोरा कपड़ा लेके जाते थे, और जो डिज़ाइनें भारत में बनाई जाती थी उस कॉटन वाले कपड़े पर, वे डिज़ाइनें वो इंग्लैंड में ही छापी जाने लगीं, इंग्लैंड में ही बनाई जाने लगीं। 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया गया जॉन के द्वारा, और इससे थोड़ा सा चेंज होता है और कम कीमत पर सूती कपड़े की बुनाई जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। स्पिनिंग जेनी एक ऐसी मशीन है जिसे कामगार यानी काम करने वाला एक साथ कई तकलियों पर जो है वो काम कर सकता है, एक साथ कई स्पेंडल्स पर जो है वो काम कर सकता है। बुनकर कौन थे? हु वर द वीवर्स? बुनाई का काम करने वाले समुदायों के जो कारीगर हुआ करते थे, काम करने वाले लोग हुआ करते थे, उनको वीवर्स कहा जाता था। इनकी अलग अलग प्रजातियां थीं। जैसे बंगाल के जो बुनकर थे उनको तांती बुनकर कहा जाता था। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, छोटे छोटे, इनको आप याद रखिएगा। बंगाल के जो बुनकर थे उनको तांती कहा जाता था। शाले, कैकोलार, देवांग ये दक्षिण भारत में थे। जुलाहे या मोमिन इनको उत्तर भारत में कहा जाता था। ये सभी बुनकरों के ही नाम हैं, अलग अलग स्थानों पर इनको अलग अलग नाम से जाना जाता था। उस टाइम पर बुनाई के जो दो सामान्य उपकरण हुआ करते थे, चरखा और तकली। चरखा तकली आप जानते ही हैं, ठीक है। तो बुनाई के ये दो उपकरण जो है उस टाइम पर घर घर में पाए जाते थे। रंगरेज क्या होते थे? यानी जब भी कपड़ा बनकर के तैयार हो जाता था तो रंगीन कपड़े के लिए रंगरेज जो होते थे, यानी सबसे पहले चरखा और तकली पर धागा बनाया जाता था, और उस धागे को कलर करने वाले जो लोग होते थे वो रंगरेज होते थे, ठीक है। यानी अगर हमको कलर्ड कपड़ा बनाना है तो उसके लिए पहले धागे को क्या करना पड़ेगा? रंगना पड़ेगा। तो धागा रंगने का जो काम करते थे वो रंगरेज होते थे। चिप्पीगर, ये जो है चिप्पीगर किसको कहा जाता था? जब प्रिंटेड कपड़ा बनाया जाना है तो छपाईदार कपड़ा बनाने वाले जो कारीगर हुआ करते थे उनको चिप्पीगर कहा जाता था। भारतीय कपड़े के पतन के बारे में बात करें, डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। भारतीय कपड़े की ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़े से प्रतिस्पर्धा हुई, कंपटीशन हुआ, इसके बारे में आपको पता है। इसके अलावा भारतीय कपड़े पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारी ड्यूटी लगाई गई, भारतीय सीमा शुल्क लगाया गया।
इंग्लैंड को निर्यात मुश्किल हो गया। यानी जो कपड़ा यहाँ से इंग्लैंड के लिए निर्यात किया जाता था उस पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए, क्योंकि इसके पीछे कई सारे रीज़न थे। एक तो वो जो थे कि अपने उद्योगों को थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहते थे। दूसरा, वहाँ के जो स्थानीय कपड़ा बनाने वाले लोग थे वो भी जो है इस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि भारत से जो भी कपड़ा यहाँ पर आयात किया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं हतोत्साहित किया जाए, जिससे कि उनकी स्थिति में थोड़ा सा सुधार हो सके। तो भारतीय कपड़े पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारी जो है सीमा शुल्क लगा दिए गए, जिससे इंग्लैंड को भारतीय कपड़े का निर्यात जो है वो मुश्किल हुआ। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदना बंद कर दिया, जिससे भारतीय जो बुनकर थे, वीवर्स थे, वो धीरे धीरे जो है बेरोजगार होते चले गए। 1880 के दशक तक भारतीयों द्वारा पहने जाने वाले सूती कपड़े में से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। यानी आप देखिए कितनी भयावह स्थिति थी कि एक समय ऐसा था कि जब भारतीय कपड़े की जो डिमांड है वो विश्व के विभिन्न भागों में थी। हर जगह पर भारतीय कपड़े की डिमांड होती थी। लेकिन ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ, उसके बाद में मशीनें लगीं, उसके बाद में जो है काफ़ी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाई गईं। उनमें जो कपड़ा बनाया जा रहा था, एक तो वहाँ से वो सारा का सारा कपड़ा इंडिया में डंप किया जा रहा था। दूसरा कि भारत का जो कपड़ा था उस पर आयात शुल्क लगा दिए गए थे, मतलब उसको एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता था। ठीक है, उसको मतलब काफ़ी सीमा शुल्क लगाए गए। व्यापार अवरोधक की तरह जो है वहाँ पर स्थितियाँ देखने को मिली। और 1880 के दशक तक जो भारतीय लोग सूती कपड़ा पहनते थे वो भी जो है उसमें से अगर 2/3 कपड़े की बात करें तो वो ऐसा कपड़ा था जो भारत का नहीं था, वो ब्रिटेन से आ रहा था। यानी कच्चा माल वो यहीं से लेके जा रहे थे और इसी कच्चे माल से कपड़ा बना रहे थे और उसी कपड़े को भारत में फिर दोबारा से यहाँ पर ऊंचे दामों में बेच रहे थे। और इधर से भारतीय कपड़े की बात करें तो उसकी स्थिति पहले से ही दयनीय हो गई थी, क्योंकि उनको कोई भी जो है इस कपड़े को खरीदने वाला मिल नहीं रहा था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने या जो यूरोपियों ने भारतीय माल को खरीदना बंद कर दिया था। ठीक है, बुनकरों के पास कोई काम नहीं था और यहाँ से जो कपड़ा इंग्लैंड के लिए निर्यात किया जाता था उस पर सीमा शुल्क लगा दिए गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है चीज़ें थोड़ी सी बेकार होती चली जा रही थी। लेकिन इसमें एक चीज़ पॉजिटिव थी कि हथकरघा जो बुनाई थी, हैंडलूम वीविंग जी थी, इसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पाए अंग्रेज़। क्यों? इसका कारण था कि मशीनों से हर तरह की जो है बुनाई नहीं की जा सकती थी। कुछ ऐसी विशेष किस्में थीं या कुछ ऐसी विशेष छपाई थी जो मशीनों पर नहीं बन सकती थी, उनको सिर्फ हाथ से ही बुना जा सकता था, हाथ से ही उनको तैयार किया जा सकता था। तो हथकरघा बुनाई जो है वो इसके बाद भी थोड़ी समय तक चलती रही थी। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आगे का समय बीतता है और राष्ट्रीय आंदोलनों का समय स्टार्ट होता है। महात्मा गांधी ने हाथ से बुने कपड़े पहनने का आह्वान किया। खादी जो है धीरे धीरे राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गई, क्योंकि लोग जो थे दोनों तरह से परेशान थे। एक तो वो भारत में जो अंग्रेजी शासन था उससे परेशान थे, दूसरा भारतीय उद्योगों की स्थिति को भी उन्होंने ख़राब कर रखा था, और तीसरा कि जो वहाँ से ब्रिटेन का जो कपड़ा था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडिया में डंप होने लगा था। तो गांधी जी ने कहीं ना कहीं लोगों से आह्वान किया कि भाई आप अपने हाथ से बना हुआ खादी मोटा कपड़ा, जो मोटा सूत होता है, वो पहनना स्टार्ट करें। तो धीरे धीरे क्या हुआ, राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में खादी को देखा जाने लगा। बड़े बड़े नेता जो है खादी के ही कपड़े पहनते थे, लोगों ने खादी पहनना जो है वो स्टार्ट किया। और जो चरखा था जिस पर ये सूत काता जाता था, धागा बनाया जाता था, वो चरखा जो है ये भी राष्ट्रवाद का एक प्रतीक बन गया। और इसका उदाहरण आपको एक जगह पर देखने को मिलता है, जब 1931 में कांग्रेस का जो झंडा बनाया गया था उसमें बीच में जो है कांग्रेस के झंडे के बीच में जो है चरखे को स्थान दिया गया था। सूती कपड़ा मिलों का उदय होता है, कॉटन मिल्स कम्स अप। सबसे पहली सूती मिल बॉम्बे में खोली गई 1854 में। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खोला गया। इसके एक साल बाद ही कानपुर में दूसरा कारखाना खोला गया। सूती वस्त्र जो है सूती मिल के बारे में बात करें 1862 में। प्रारंभिक दशकों में कुछ समस्या थी इन कारखानों में, क्योंकि ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़े से मुकाबला करना था इनको। दूसरा कि औपनिवेशिक शासन द्वारा स्थानीय उद्योगों को कोई भी संरक्षण नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि भारत में किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। और अंग्रेज ये क्यों चाहेंगे कि भारतीय उद्योग पनपे? वो तो ये चाहेंगे कि भारतीय उद्योग जो है अपनी जर्जर अवस्था में पड़े रहें और ब्रिटेन से जो माल तैयार होकर के आ रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर जो है बिक्री उसकी की जा सके। तो प्रारंभिक दशकों में भारतीय उद्योगों को थोड़ी प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम यही थी, एक तो उनको ब्रिटेन से आए हुए सस्ते कपड़े से कंपटीशन करना पड़ रहा था, मुकाबला करना पड़ रहा था, और दूसरा कि औपनिवेशिक शासन यानी यहाँ की जो अंग्रेज सरकार थी वो स्थानीय उद्योगों को कोई किसी भी प्रकार की प्रोटेक्शन नहीं दे रही थी। फिर एक जो है स्थिति में थोड़ा सा चेंज होता है। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने से ब्रिटेन से जो कपड़ा आ रहा था भारत में उसमें कमी हो जाती है, क्योंकि
अंग्रेज़ों की कुछ सैन्य ज़रूरतें थी, वहाँ पर जो है उनको कपड़ा जो है चाहिए था। तो जब ब्रिटेन से आने वाला कपड़ा जो था वो कम हो गया, तो कहीं ना कहीं भारतीय कारखानों से कपड़ा उत्पादन बढ़ाने की मांग जो है वो अंग्रेज़ों ने की, और फिर धीरे धीरे जो है भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग है वो विकसित अवस्था की तरफ जो है उसने चलना प्रारंभ किया। अब इसके बाद में बात करते हैं, ये जो कहानी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये लौह इस्पात उद्योग की कहानी स्टार्ट हो रही है। इसमें एक प्रमुख टॉपिक है आपका वुड्ज स्टील, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। वुड्ज शब्द है ये कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू, तमिल और मलयालम शब्द उरुक्कू, यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है, ठीक है। वुड्ज जो है एक प्रकार का स्टील होता है। इसमें क्या होता है कि लोहे में कार्बन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और टीपू सुल्तान की जो तलवार थी उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि लोहे का भी कवच पहन करके अगर कोई सिपाही उससे लड़ रहा है, कोई भी व्यक्ति उससे लड़ रहा है, तो वह उसके भी दो टुकड़े कर देता था एक ही बार में अपनी तलवार से। और उसका कारण क्या था कि उसकी तलवार भी जो है वुड्ज स्टील की बनी हुई थी। तो उस टाइम पर दक्षिण भारत में विशेष रूप से जो है वुड्ज स्टील बनाया जाता था, और माइकल फेराडे के द्वारा 4 साल लगभग 1818 से लेकर के 22 तक वुड्ज स्टील की विशेषताओं का अध्ययन भी किया गया। 19वीं सदी तक आते आते ये वुड्ज स्टील जो थी, इसकी निर्माण प्रक्रिया दक्षिण भारत से विलुप्त होती चली गई, और इसका कारण भी यही था, जो सूती वस्त्र उद्योग के साथ हुआ था वो ही लौह इस्पात उद्योग के साथ ही हुआ, ठीक है। क्योंकि इंग्लैंड से आने वाले लोहे और इस्पात के द्वारा इस वुड्ज स्टील निर्माण प्रक्रिया को या भारतीय लौह इस्पात उद्योग को कहीं ना कहीं प्रतिस्थापित कर दिया गया, उसको पीछे छोड़ दिया गया। गांवों की उजड़ी भट्टियां, बिहार, मध्य भारत, इसमें जो प्रगालक कारीगर होते थे, प्रगालक कारीगर मतलब लोहा जो है तैयार करने वाले, यानी अयस्क जो है खानों से लेकर के उस अयस्क से लोहा तैयार करना, उस अयस्क को गला करके लोहा जो है निकालना। तो इसमें प्रमुख रूप से एक समुदाय होता था, अगरिया समुदाय, ये जो है प्रगालक कारीगर हुआ करते थे, बिहार मध्य भारत में पाए जाते थे। स्थानीय लौह अयस्क भंडारों से लोहे का निर्माण कार्य इन लोगों के द्वारा किया जाता था। लेकिन 19वीं सदी तक इनका प्रगलन हुनर, अयस्क से लोहा निकालने का जो इनका हुनर था, वो भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर चलता चला गया। कारण क्या थे कि नए वन कानून आए, वन कानूनों के बारे में भी हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा है। तो नए वन कानून आए तो उनसे क्या हुआ, कोयले के लिए लकड़ी का अभाव हो गया, क्योंकि अगर अयस्क से लोहा निकालना था तो उसको प्रगलित किया जाता था, उसको गलाया जाता था, हाई टेम्परेचर पर उसको मेल्ट किया जाता था। उसके लिए उनको किसकी आवश्यकता थी, कोयला, और कोयला कहाँ से मिलता, लकड़ी से। और लकड़ी उनको आसानी से मिल नहीं पा रही थी, इसलिए नहीं मिल पा रही थी क्योंकि नए फॉरेस्ट लॉज जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। प्रगालकों की भट्टियों पर वन विभाग द्वारा भारी करों का आरोपण किया गया। इसके अलावा ब्रिटेन से लोहे और इस्पात का आयात जो है वो भारत में किया जाने लगा। इन सभी चीज़ों के कारण जो स्थानीय प्रगालक कारीगर थे उनकी स्थिति कहीं ना कहीं खराब होती चली गई। भारत में लोहा और इस्पात कारखानों का उदय, बात 1904 की है। दोराबजी टाटा जो कि जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े पुत्र थे, और इनके साथ थे चार्ल्स वेड, ये एक अमेरिकी भूवैज्ञानिक थे। इन्होंने छत्तीसगढ़ में अगरिया समुदाय की सहायता से रजहारा की पहाड़ियों पर लौह अयस्क के भंडारों की खोज की, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं एक लौह इस्पात उद्योग जो है स्थापित करने का विचार बना रहे थे। लेकिन इन पहाड़ियों पर जब इन्होंने लौह अयस्क के भंडारों की खोज की, लेकिन इन्होंने ये भी पाया कि इस स्थान पर कहीं ना कहीं पानी की व्यवस्था नहीं थी, ज़मीन जो है वो सूखी थी, तो पानी के अभाव में उद्योग वहाँ पर स्थापित नहीं किया जा सकता था। फिर इनकी खोज चलती रही, ठीक है, क्योंकि समस्या थी, सूखा इलाका था, पानी का अभाव था, इस जगह पर वो उद्योग स्थापित नहीं कर पाए। फिर कुछ सालों के बाद में अगरिया समुदाय के लोगों ने ही लौह अयस्क का एक अन्य स्रोत, अन्य सोर्स ढूंढने में इनकी मदद की, जहां से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की जो है आपूर्ति की जाने लगी। कुछ वर्षों के बाद में स्वर्ण रेखा नदी के तट पर जंगल साफ करके एक औद्योगिक शहर बसाने का निर्णय लिया गया, जिसे बाद में जमशेदपुर के नाम से जाना गया, ठीक है। और यहीं पर जो है वो टिस्को की स्थापना होती है। टिस्को मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को की स्थापना होती है। 1912 से यहाँ से स्टील का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। देखिए, विश्व युद्ध से जो है काफ़ी सारे चेंजेस आए, चाहे हम सूती वस्त्र उद्योग की बात करें, चाहे हम लौह इस्पात उद्योग की बात करें, क्योंकि विश्व युद्ध जब तक स्टार्ट नहीं हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, उससे पहले भारतीय सूती वस्त्र उद्योग की हालत भी खराब थी, और इसी तरीके से भारतीय लौह इस्पात उद्योग की भी हालत खराब थी।
लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटेन का जो स्टील था या ब्रिटेन का जो भी प्रोडक्शन था, चाहे सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बात करें, चाहे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में बात करें, तो वो प्रोडक्शन जो था वो कहीं ना कहीं कम हुआ। भारत में जो सामान आता था वहाँ से उसमें कमी आई, और यही एक कह सकते हैं समय था जब भारतीय उद्योगों को पनपने का मौका मिला। तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ब्रिटेन का स्टील जो है वो युद्ध आवश्यकताओं की पूर्ति में जो है खपने लग जाता है। इधर से एक और काम हो रहा था भारत में रेलों का विस्तार हो रहा था, तो पटरियों के लिए जो है डिमांड थी, किसकी? लोहे की, ठीक है, स्टील की। तो इन सारी चीज़ों की पटरियों के लिए डिमांड थी, जिसकी पूर्ति बाद में किसके द्वारा की गई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के द्वारा की गई। 1919 तक ये कंडीशन हो गई कि टिस्को में बनने वाला जो 90% इस्पात था उसको औपनिवेशिक सरकार के द्वारा ही खरीदा जाने लगा। फिर आगे चल करके राष्ट्रीय आंदोलन का विकास होता है, और राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के साथ साथ जो भारत का स्थानीय औद्योगिक वर्ग था उसकी पावर थोड़ी सी बढ़ती चली जाती है, वो वर्ग ताकतवर होता है। और जब वो वर्ग ताकतवर हुआ, जब कोई भी वर्ग ताकतवर होता है तो वो हमेशा अपने अधिकारों की मांग करता है। तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार से मांग की कि हमारे उद्योगों को जो है सरकारी संरक्षण दिया जाए, ठीक है। तो भारत पर नियंत्रण अगर औपनिवेशिक सरकार को बनाए रखना था, तो उसने विचार किया कि अगर हमको इंडिया पर कंट्रोल बनाए रखना है तो कहीं ना कहीं हमें इनकी मांगों को मानना पड़ेगा। तो इसके आधार पर औपनिवेशिक सरकार को बहुत सारी मांगें जो है वो भारतीय लोगों की माननी पड़ी, और धीरे धीरे जो है आपके दोनों जो उद्योग थे, चाहे सूती वस्त्र उद्योग है, चाहे आपका लौह इस्पात उद्योग है, इनकी स्थिति में थोड़ा थोड़ा सुधार यहाँ से होता चला गया। तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। क्लास आपको अगर पसंद आता है तो इस क्लास को 2-4 जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।